नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात की टीम आज लखीमपुर खीरी पहुंच चुकी है और हम आपको बता दें कि आज जब हम लखीमपुर खीरी पहुंचे तो उधर अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में कोर्ट का फैसला आ गया। उधर तो कोर्ट का फैसला आया और उसकी गूंज यहां उत्तर प्रदेश में सुनाई देने लगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी चुनाव से पहले ये एक बड़ा मुद्दा है। आतंकवादी के पिता का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है। तो अब सवाल यही है, क्या बीजेपी के हाथ में एक हथियार लग गया है अगर वो समाजवादी पार्टी का आतंकवादी कनेक्शन एन तीसरे चरण के चुनाव से पहले कह रही है। और उधर तमाम बीजेपी के बड़े नेता ये कहते हुए सामने आए इस कोर्ट के फैसले के बाद कि मोदी टारगेट पर थे। तो क्या सहानुभूति लहर भी बटोरने की कोशिश? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल यहाँ मौजूद है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं कि आज योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा समाजवादी पार्टी के आतंकवादी कनेक्शन को लेकर। आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था और इससे भी गंभीर बात है, उस आतंकवादी को आज वहां की माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी है। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। देखिए, इस तरह की बेबुनियाद बातों का कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का किसान अपने फसलों का बाजे मूल चाहता है, सुविधाएं चाहता है, नौजवान रोजगार चाहता है, शिक्षा चाहता है। आज इन मुद्दों पर चुनाव है। योगी जी में क्षमता है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में क्षमता है, तो बताएं कि कितना रोजगार दिए, कितना किसानों की आमदनी बढ़ाए, कितना किसानों को सुविधाएं दिए, कितना गरीबों को राहत दिए। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी शून्य है, इधर उधर की बातों में समय गुजारना चाहती है चुनाव का। तो क्या बीजेपी के हाथ एक बड़ा हथियार लग गया है? मैं मेहमानों से फटाफट आपका तारुफ करा देती हूँ। बीजेपी से हर्ष गुप्ता जी हमारे बीच है, जोरदार तालियां लखीमपुर। और रामपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ दीपक वाजपेयी जी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और मोहन वाजपेयी जी बीएसपी के उम्मीदवार है। बड़ा मुद्दा यही है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो ब्लास्ट केस में एक आतंकवादी है उसके पिता का कनेक्शन तो समाजवादी पार्टी से है। तो क्या तीसरे चरण के चुनाव से ठीक एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीजेपी को बड़ा हथियार मिल गया है? और देखिए, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो अभी बदल गए हैं। मेरे साथ हर्ष गुप्ता जी थे, अब दूसरे नेता आ गए। मैं पहले उनका तारीफ करा देती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? राहुल तिवारी, सनातन। ठीक है, तो राहुल तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी का तो आतंकवादी के पिता से कनेक्शन है, तो क्या ये एन तीसरे चरण के चुनाव से पहले बड़ा हथियार आपको मिल गया है? और मोदी के नाम पर जो सहानुभूति लहर बटोरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है? ऐसा है, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो माननीय हाईकोर्ट में सबसे पहले उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए एक याचिका दायर की थी। तो इनका जो इतिहास है वो आतंकवादियों के समर्थन में सदैव रहा है और ये कोई नई बात नहीं। जितने भी आतंकवादी या दहशतगर्द पकड़े जाते हैं उनका सबका कनेक्शन इनसे है, चाहे वो कैराना के वो मास्टरमाइंड रहे हों, वो भी समाजवादी पार्टी के ही। ठीक है, ये कह रहे हैं रामपाल जी कि आपकी पार्टी का कनेक्शन हमेशा आतंकवादियों से रहता है, आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने के लिए भी आपने अपील की। योगी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का सीधा कनेक्शन, क्या नुकसान हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता सीधा विपरीत बोलते हैं। 100 से अधिक आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को इन्होंने टिकट दिया है। वो तो आपने भी दिया है। नहीं, हमारी पार्टी में बहुत कम लोग हैं, इनके में तो पूरा शतक लगा दिए। मैं कम चोर, वो ज्यादा चोर, ये नहीं है। लेकिन हम बता दें आपको, इनके में अपराध, अभी हमारे यहाँ पंचायत चुनाव हो रहा था, महिला से चुनाव छीनने के लिए जो महिला प्रत्याशी और प्रस्तावक थी उनके वश तक उतारे गए। ठीक है, ये बड़ा आरोप आप हमेशा लगाते आए हुए हैं। दीपक जी, आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके की सियासत चल रही है। कांग्रेस पर क्या आरोप, क्या प्रत्यारोप? आप तो कहीं लड़ाई में ही नहीं है। हमको लड़ाई में न बताने का परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है पूरे 5 साल विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी ने ही निभाई है पूरे देश भर में। ये तो सोनिया जी के ऊपर भी आरोप लगा, बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए। शोभना जी, थोड़ा मौका दे दीजिए, पूरी बात सुन लिया करिए।
सोनिया जी की आंखों में आंसू मैंने तो नहीं देखे थे, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं देश का सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था और उसके बाद में आगे की। चलिए, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी मोहन वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। आप देख ही रहे किस तरीके की सियासत चल रही है। बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या उम्मीद? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, डिबेट हो रही है लखीमपुर की, तो लखीमपुर के मुद्दों पे बात हो। मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है हिंदू मुस्लिम कराने में जितनी मीडिया दोषी है। लखीमपुर मामले में तो आपकी बहन जी भी सामने नहीं आई, जिस समय किसानों को कुचल दिया गया। ये आरोप लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है। बहुजन समाज पार्टी के माननीय नेता सतीश चंद्र मिश्रा जी वहां गए थे, तिकोनिया में हम सब लोग गए थे और हम लोग सबके यहाँ गए थे, क्योंकि मरने वाला व्यक्ति जब वो मरी गया तो वो किसी दल का नहीं रह गया, सबके यहाँ जाना चाहिए था, सबके यहाँ हम लोग गए। चलिए ठीक है, अब जनता के सवालों की बारी बहुत अहम हो जाती है। और लीजिए, सबसे पहले मैं आपके पास किससे आपका सवाल? मैं इन सभी दलों से पूछना चाहता हूं, जो ये फोकट फ्री की बातें करते मैनिफेस्टो में, ये कहां से लाएंगे पैसा, ये बताएं। मैं तो कहता हूं जो फोकट की बात करेगा देश की सत्यानाश पड़ेगा। और नेताओं, तुम शर्म करो, मुफ्त की बातें बंद करो। और यदि मुफ्तखोरी नहीं रुकी तो ये देश बिक जाएगा, मेहनत कश मर जाएगा। मेहनत कश मर जाएगा। जो मुफ्तखोरी की जो बात तमाम दलों के द्वारा की जा रही है। सवाल ले लेते हैं, किससे है सवाल? सवाल मेरा भाजपा के जो प्रवक्ता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कह रहे थे कि समाजवादी में आतंकियों का मुकदमा वापस लिया। मैं इनसे सवाल करता हूं, मैं इसी विधानसभा का रहने वाला हूं कि मैं साइकिल के विचारधारा से जुड़ा हूं। इन्हीं का विधायक, अरे सवाल पूछिए ना सर। इन्हीं का विधायक मेरे पे मुकदमा लिखा रहा और अपने मुकदमे मुख्यमंत्री वापस ले रहा। सबसे बड़ा मुख्यमंत्री। मेरा सवाल बीजेपी वालों से है कि जो 69,000 वैकेंसी आई थी शिक्षक भर्ती वाली, उसमें जो आरक्षण घोटाला हुआ उसके बाद में नए लोगों को शामिल कर लिया गया, तो किस बेस पे शामिल? ठीक है, एक तो शिक्षक भर्ती घोटाले की बात हो रही है, दूसरी तरफ मुफ्त की राजनीति की भी बात हो रही है, क्या जवाब? शिक्षक भर्ती में कोई घोटाला नहीं हुआ है। योगी जी की पहली सरकार है जिसने 4,60,000 ऑन रिकॉर्ड नौकरियां दी हैं और बिना अटैची के, बिना जाति देखे नौकरियां दी गई है। यहां पर बैठे हुए लोग भले ईमानदारी से ना कहें, लेकिन आपका कोई भी परिचित होगा, आप पूछिएगा, बिना पैसा दिए सरकारी नौकरी में। ठीक है, 300 यूनिट बिजली फ्री की राजनीति, देश का होगा सत्यानाश, ये आरोप। सबसे महंगी बिजली हिंदुस्तान में अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली है। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है हम घरेलू बिजली जो 300 यूनिट तक खर्च करेंगे उसको माफ करने का काम करेंगे। ठीक है, जनता के सवाल लीजिए, ये बैठे हुए हैं सवाल। मेरा प्रश्न है भाजपा से, जैसा कि अभी राहुल सनातन जी बोल रहे थे कि आतंकवादी, राष्ट्रद्रोही, हमारा इनसे प्रश्न है कि लखीमपुर में अपनी पार्टी द्वारा कराए गए 5 मुख्य विकास के कार्य बताएं। ठीक है, 5 मुख्य। मैडम, मेरा ये कहना है, किससे सवाल है आपका? मेरा भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनसे सवाल है कि क्या किसी जनता को किसी दूसरे की मीटिंग में जाने का अधिकार नहीं है? इनकी मीटिंग में जो नहीं जाता है उसको इनके सदर विधायक गाली देके बात करते हैं। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है कि शिक्षा पे, सुरक्षा पे, स्वास्थ्य पे, किसी चीज पे इनका क्यों नहीं आज तक 5 साल पे काम हुआ? और जो भी इनका समर्थन नहीं करता है उसको उसके गांव से भगाने का और डर करने का। ठीक है, मतलब जो इनका समर्थन नहीं करता है उनको ये भगा देते हैं, डरा देते। मैम, मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है कि जो ट्रामा सेंटर पूर्व विधायक उत्कर्ष वर्मा जी ने बनवाया था, कोरोना काल में जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई, जो लोग बेड ऑक्सीजन से मर गए, हमारे अपनों को हमने खोया, इन्होंने उसको क्यों नहीं चालू करवाया? चलिए, तो भाई देखिए, अब मैं क्या करूं, यहाँ पर सभी सवाल सत्ता पक्ष से है और बीजेपी के प्रवक्ता क्योंकि मेरे साथ हैं। दीजिए अपने 5 विकास के काम बताइए, और जो आपकी सभा में शामिल नहीं होता है या जो आपसे सहमत नहीं होता है उसको भगा देते हैं। जी, ऐसा कोई भी आरोप जो है वो मिथ्या है। कोई ऐसा ऑडियो वीडियो जो है, एक मिनट ये ऑडियो वीडियो दिखा रहे हैं, फोन में लोग दिखा रहे हैं, सुनिए, वो फेक हैं, उनकी सत्यता की जांच होगी, उसके बाद ही उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। चुनाव के समय चुप हो जाइए, अभी जवाब सुन लीजिए। चुनाव के समय बहुत ही फेक ऑडियो वीडियो जो ये कट पेस्ट करके बनाए जाते हैं, इसलिए इस पर तो मैं कोई बात नहीं कहूंगा। रही बात विकास की, तो अखिलेश यादव जी के सरकार में कितने मेडिकल कॉलेज बने, बसपा में कितने बने, भारतीय जनता पार्टी के शासन में 32 मेडिकल कॉलेज। ठीक है, मेरा सवाल आशीष मिश्रा को लेकर भी है, क्या नुकसान हो सकता है? आशीष मिश्रा की रिहाई हो गई, एक तरफ आजम खान जिन पे 89 मुकदमे, वो अभी तक जेल में है, उनपे तो अवैध कब्जे के मुकदमे, यहाँ हत्या का मुकदमा, किसानों को कुचल कर मार दिया और 4 महीने में बेल। क्या नुकसान होगा लखीमपुर खीरी में?
इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। भारत में संविधान का कानून चलता है, ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। माननीय न्यायालय ने उसके गुण दोष के आधार पर फैसला दिया। मतलब आपकी पुलिस ने मुकदमे कमजोर बनाए ना, गन्ने के खेत दिखा दिए, वहाँ पे खेत थे नहीं गन्ने के। बिल्कुल नहीं, अगर पुलिस मुकदमा कमजोर बनाती तो कोई आरोपी जेल नहीं जाता। मैडम, ये हिंदुस्तान का पहला मुकदमा है जिसमें कोई वीडियो नहीं, कोई फोटो नहीं, वो आदमी जेल भेजा गया। और उस सड़क के ऊपर सुनिए, उसके पीछे जो गाड़ियां आ रही थी जिनसे कुत्ता बिल्ली भी नहीं मरा, वो भी जेल गए हैं। चलिए, मतलब देखिए, अब मेरे पास कांग्रेस के प्रत्याशी, आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके की छीछालेदर इस समय सभी राजनीतिक दलों की हो रही है, चाहे वो फ्री की राजनीति हो, चाहे वो ये कहना हो कि भाई हम ये योजनाएं देंगे। आप क्या कहेंगे? आप भी तो लोकसभा चुनाव से पहले न्याय योजना की बात कर रहे थे, राहुल गांधी। देखिए, हम फ्री की राजनीति नहीं करते हैं, हम काम की राजनीति करते हैं, हम रोजगार की राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा जैसी योजना लाकर के श्रमिकों को काम दिया था, उससे उनको पैसा मिला था, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था। एक बात और कहना चाहता हूं, किसकी बात हो रही थी वो अभी? आशीष मिश्रा की। जी हाँ, उस पर मैं बहुत सीधी सी एक बात कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी ने तो अपना काम किया, लेकिन हाईकोर्ट में अभियोजन पक्ष ने उसकी पैरवी सही वो तो मैंने कहा आशीष मिश्रा टेनी पर अगर बीजेपी का वोट बैंक टूटता है तो क्या बीएसपी को फायदा या सपा ले जाएगी फायदा? मैं कह रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जो ये गाय और सांड जो किसानों को बर्बाद जिन्होंने कर दिया है, 7 दिन के अंदर अगर हमें लखीमपुर की जनता ने चुना तो वो गौशाले में होंगी। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लखीमपुर की गौशाला देख लीजिए। यहाँ के सदर विधायक के रिश्तेदार उस गौशाले का पैसा उन्होंने खाया है और गौ माता की वो श्राप इनको लगेगी कि इनका बिल्कुल अभिमान मतलब आप जब चुनाव हारते हैं तो आपको श्राप लग जाता है? ऐसा नहीं है, मैं हारता ही नहीं। मैं नगर पालिका का ही केवल अभी तक चुनाव लड़ा और अभिमानियों ने, इनकी सत्ता थी, बाबा आए थे, हरवा के चले गए और मैंने पूरे शहर में डंके की चोट पे बैनर लगवाया था कि मैं हारा नहीं, हराया गया। एक बात और, जो समाजवादी पार्टी के मेरे भाई, मेरे मित्र एक प्रश्न कर रहे थे भाजपा वालों से, मैं इनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का एक काम खीरी कस्बे के लिए गिना दें कि समाजवादी पार्टी है। तो चलिए, ये बाद में बात चलता रहेगा। फिर तीसरे चरण के मतदान से पहले आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया। 20 तारीख को 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है। सीटें तो महज ये 59 ही है, लेकिन पावर सेंटर बनी हुई है एक सीट, जी हाँ, करहल सीट, जहां से अखिलेश यादव उम्मीदवार हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान जमकर अखिलेश यादव पर हमला बोला। दरअसल दोनों ही राजनीतिक दलों की ये कोशिश है कि ये जो पावर सेंटर करहल सीट है, इसी को दिमाग में रखकर सारी रणनीति तय की जाए। और इस पावर सेंटर के सेंटर में है अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव। तो तीसरे चरण के चुनाव में क्या है पावर पॉलिटिक्स, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हो। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा, इससे बढ़िया झूठ कोई नहीं बोल सकता जो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने करहल में आकर के यहाँ के विकास को एक नई गति देने का संकल्प जो लिया है, आज समाजवादी पार्टी की चूलें उससे ही हिल गई हैं। कौन खिसियाता है जो हारने लगता है? बाबा मुख्यमंत्री को मिला। बयानों की गर्मी के बीच लोगों के मन में सवाल ये है कि तीसरे फेज का चुनाव कौन जीतेगा। जिन लोगों में भी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि पिछले 3 साल से कोई भी फौज में भर्ती नहीं हुई है। तीसरे फेज की चर्चा सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि इस फेज में मुख्यमंत्री पद के दावेदार समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की सीट पर भी वोटिंग है। राजनीति की किताब में अमूमन माना यह जाता है कि बड़े उम्मीदवार की राह आसान होती है, लेकिन मैनपुरी की करहल में जो हो रहा है उसे आसान नहीं कहा जा सकता। हम लोगों को लगता है कि वास्तव में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने करहल में आकर के
यहाँ के विकास को एक नई गति देने का संकल्प जो लिया है, आज समाजवादी पार्टी की चूलें उससे ही हिल गई हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार के आखिरी दिन करहल में थे और यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी की दुखती रग पर हाथ रखकर बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील की। समाजवादी पार्टी की दुखती रग की चर्चा करें उससे पहले करहल का गणित समझ लीजिए। करहल में कुल 3,71,000 वोटर हैं। इसमें से यादव वोटरों की संख्या करीब 1.25 लाख है। गैर यादव ओबीसी वोटरों की संख्या 75,000 है। सवर्ण वोटरों की संख्या इस सीट पर 60,000 के करीब है। मुस्लिम वोटर करीब 18 से 20,000 है। बाकी आबादी एससी वोटरों की है जो कि इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाने की ताकत रखते हैं और बीजेपी ने इसी वोट बैंक को ध्यान में रखकर केंद्र में मंत्री बघेल को यहां से उतारा है और यही एससी वोट बैंक इस सीट पर समाजवादी रणनीतिकारों को बेचैन कर रहा है और इसी बेचैनी का बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तो 300 सीट जीतनी पड़ेगी ना। मैं आपको एक आइडिया बताता हूं, बोलो। 300 सीट जीतने की जरूरत नहीं है। 300 सीट का काम एक ही सीट से हो सकता है। समझ रहा? अरे करहल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो जाए। योगी ने आज करहल में प्रचार किया तो कल अमित शाह ने रैली की थी। उससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रैली कर चुके हैं। बड़े नेताओं के ताबड़तोड़ दौरों के क्या मायने हो सकते हैं, ये समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की और जानना चाहा कि क्या बीजेपी को करहल से कोई उम्मीद दिख रही है। करहल में बीजेपी की कोशिशें लगातार तेज करने का जो कारण मुझे लगता है वो ये लगता है कि करहल में बीजेपी जीतने तो नहीं जा रही है, लेकिन दलित कैंडिडेट देने से वो दलितों के एक बड़े प्रतिशत को वहाँ अपने पक्ष में ले जा सकती है और लेकिन वहाँ चुनाव को अच्छे ढंग से लड़ करके वो ये मैसेज देना चाहेगी पूरे क्षेत्र में कि देखिए हम समाजवादी पार्टी के गढ़ को में भी एक बहुत अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। असल में करहल में अखिलेश की घेराबंदी करके बीजेपी यादव बहुल सीटों पर गैर यादव वोटरों का ध्रुवीकरण करना चाहती है ताकि 2017 की तरह इस बार भी समाजवादी किले में बीजेपी का झंडा लहरा सके और बीजेपी विजय की इस कहानी को लिखने के लिए अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव के नाम का सहारा ले रही है। मुझे कल एक तस्वीर से आज के समाचार पत्रों में बड़ी हंसी आई और बड़ी मैं अफसोस भी कर रहा था। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। कैसे वहां कुर्सी नहीं मिली और वह मूल लटकाए बैठा था। क्या दुर्गति थी उसकी। और वह दुर्गति देखते हुए मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्था मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्था। शिवपाल का जिक्र बीजेपी के नेताओं के मुंह से इसलिए हो रहा है क्योंकि यादव बहुल इस इलाके में शिवपाल ताकतवर माने जाते हैं। इस चुनाव से पहले तक अखिलेश और शिवपाल की दूरियां किसी से छिपी नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले चाचा और भतीजे की जंग देश देख चुका है। इसी जंग की वजह से अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने अपनी एक अलग पार्टी प्रसपा बना ली थी। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल यादव को साथ तो ले लिया है, लेकिन कई मामलों पर दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें छन छन कर सामने आती रही हैं। शिवपाल अपने समर्थकों के लिए भी टिकट चाहते थे। शिवपाल की मंशा बेटे को भी चुनाव लड़ाने की थी। शिवपाल अपनी पार्टी से इकलौते उम्मीदवार बने। शिवपाल को अखिलेश ने साइकिल निशान देकर मैदान में उतारा है। हालात ये बन गए हैं कि शिवपाल के साथ साई की तरह रहने वाले कई नेता उनका साथ छोड़कर दूसरे दलों में चले गए। और यहीं से इस बात की हवा उड़ने लगी कि करहल की लड़ाई आसान नहीं है।
बीजेपी के नेताओं ने अपने बयानों से समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों को सोचने और रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। तस्वीर को इसी बदली हुई रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव करहल में वोट मांगने पहुंचे। जो लाखों लोग आए हैं, उम्मीद के साथ आए हैं, तो इनकी उम्मीदों को अगर कोई पूरा करेगा, समाजवादी पार्टी करेगी। मुलायम के साथ मंच पर धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव मौजूद थे, लेकिन शिवपाल यादव इस मंच पर नहीं दिखे, जिसके बाद बीजेपी को हमले का मौका मिल गया और सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके अपना बाउंसर डाल दिया। केशव ने लिखा, करहल से बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जीत और श्री अखिलेश यादव चुनाव हार रहे हैं। आज श्री मुलायम सिंह यादव जी को जबरन करहल भेजा। उन्होंने अखिलेश जी का नाम नहीं लिया। शायद मुलायम सिंह जी और चाचा श्री शिवपाल सिंह भी चाहते हैं कि साइकिल पंचर हो और अखिलेश यादव जी चुनाव हारें। केशव प्रसाद मौर्य के इस दावे से अलग हकीकत ये है कि मुलायम ने गुरुवार को मंच से अखिलेश का नाम लिया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि वो नाम लेने से पहले भूल गए थे कि वोट किसके लिए मांगना है। भाषण के अंत में जब धर्मेंद्र यादव ने पर्ची पकड़ाई और कान में कहा कि वोट मांगिए भैया के लिए, तब जाकर मुलायम ने अखिलेश का नाम लिया और जिताने की अपील की। चाहता हूं कि आपके उम्मीदों को पूरा करेंगे। यहाँ तक अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ वो अखिलेश उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने। और इसी बात को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज करहल की रैली के दौरान उठा दिया। नेताजी ने कल यही कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग जो चाहो तय कर लो, अपना विधायक चुन लो। दूसरा व्यक्ति बोला जा रहा है कि नाम बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए। वो कह रहे कौन लड़ रहा है यहाँ से सपा का प्रत्याशी, मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये दुर्गति हो गई हो कि बाप पुत्र का नाम न जान रहा हो। अखिलेश की सीट पर मुलायम के प्रचार के मायने क्या हैं, इसे समझने के लिए हमने एक्सपर्ट की मदद ली। आप भी जानिए। तो इसके माध्यम से समाजवादी पार्टी कोई भी सस्पिशन नहीं रहने देना चाहती है कि मुलायम अखिलेश के साथ है। और इसका जो दूसरा मायना ये हो सकता है कि जो भी असंतोष के जो थोड़े बहुत भी लेयर्स बचे हुए हैं, जो शिवपाल जी के पार्टी के लोगों को टिकट नहीं मिलने से एक असंतोष की बातें मीडिया में आ रही थी, वो सब भी खत्म हो जाएंगी। जहां तक शिवपाल यादव का सवाल है, तो सियासत के बाजार का मोड़ भांपते हुए समाजवादी पार्टी ने गुरुवार की शाम को इटावा में अखिलेश के रथ पर शिवपाल को सवार करवाया। रथ में मुलायम, अखिलेश और शिवपाल तीनों एक साथ दिखे। लेकिन बीजेपी नेताओं को इस रथ के अंदर की तस्वीर में भी राजनीति की तस्वीर दिख गई और एक के बाद एक कई नेताओं ने शिवपाल की तस्वीर को ट्वीट करना शुरू किया। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राजेश त्रिपाठी ने तस्वीर के साथ लिखा, चचा शिवपाल क्या हो गया हाल, बेहाल बदहाल। असल में अखिलेश के रथ के अंदर की कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं। एक वीडियो में मुलायम कुर्सी पर बैठे हैं, बगल में अखिलेश भी हैं और शिवपाल पीछे खड़े दिख रहे हैं। तस्वीरों को लेकर जो बात बीजेपी कह रही है, उस पर हमने आज शिवपाल यादव से भी बातचीत की। करहल में मुख्यमंत्री जी थे और उन्होंने कहा कि अगर दुर्दशा का जीता जागता नमूना देखना हो तो वो आपको देख ले, क्योंकि कुर्सी नसीब नहीं हुई, हत्थे पे बिठा दिया। तो मुख्यमंत्री आपको टारगेट कर रहे हैं। देखिए, हम लोग तीनों लोग बैठे हैं तो कितना अच्छा लग रहा था प्रदेश के लोगों को, जब अखिलेश भी हत्थे बैठे, हम भी हत्थे बैठे, बगल में नेताजी बैठे। एक दूसरे वीडियो में मुलायम और अखिलेश दोनों रथ के अंदर से अभिवादन के लिए हाथ हिला रहे हैं, तो शिवपाल भी हाथ हिलाते हुए दिख रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि अखिलेश के नामांकन का मौका हो या फिर मुलायम के साथ करहल में मंच साझा करने का दिन, शिवपाल अखिलेश के साथ नहीं दिखे। लेकिन 12 फरवरी को शिवपाल ने समय निकालकर अखिलेश के लिए करहल में प्रचार किया था। उस दिन हमारे रिपोर्टर रणवीर ने उनसे बात की थी।
एक चाचा के तौर पर आए हैं या गठबंधन सहयोगी के तौर पर? देखिए, वैसे तो मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और हमारा गठबंधन भी है। तो देखिए, हम अखिलेश यादव यहाँ से जब चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुझे सरकार भी बनानी है। करहल सीट पर उम्र के हिसाब से वोटरों का गणित समझ लीजिए, तब आपको शिवपाल की ताकत का असली अंदाजा लगेगा। 60 साल से ज्यादा उम्र के वोटरों की संख्या 20% है। 50 से 60 साल तक के उम्र के वोटरों की संख्या भी 20% है और इस उम्र के वोटरों में शिवपाल यादव की पकड़ मानी जाती है। अब अगर वाकई में शिवपाल कोई फैक्टर है तो फिर जीत हार के गणित का गुणा भाग आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। और यादव वोटरों वाली सीट सिर्फ करहल नहीं है, आसपास की करीब 25 सीटें हैं जिस पर यादव मजबूत हैं और इन सीटों पर 20 फरवरी को वोटिंग होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।